Good afternoon, students. Is it visible? Yes, ma'am. ये समझ में आया था आपको? स्ट्रक्चरल कहाँ पे थे बताइए? इंटरनेट किसकी देन है? इंटरनेट जो भी हमें अभी मिला हुआ है वो किसकी देन है? USA की। यूएस की है। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे क्या? Yes, ma'am. Example से। ओके। तो डोमिनेंस जो था मिलिट्री तो डोमिनेंस था ही, इकोनॉमी भी यूएस का जो था वो भी डोमिनेंस था, मतलब हेजिमन था। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्लोबल पब्लिक गुड इज़ द इंटरनेट। जो दूसरा एग्जाम्पल है ग्लोबल पब्लिक गुड का वो है इंटरनेट। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड हो गया है, मतलब अब इतना आसान हो गया एक्सेस करना। यूएस से अगर आप कुछ करो तो ये सब देन किसकी है? और ये इसमें क्या फ़ायदा था यूएस का इंटरनेट से? ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ना। ट्रेड वगैरह करने में उनको हेल्प हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट से अब सोशली सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। और इंटरनेट से कहीं ना कहीं यूएस जो कंपनीज़ हैं उनका बेस भी बन गया है पूरी कंट्रीज़ में। ठीक है। ऑल्दो इट इज़ सीन टुडे एज मेकिंग द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल। अब क्या हो गया है, हालांकि आज भी हम देख सकते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो पूरा अब वर्चुअली हो गई है सब कुछ चीज़ें। वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल, अब वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल हो गई है पूरे वर्ल्ड में। पहले 1950 से पहले क्या था कि कोई कनेक्शन ही नहीं था, इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाते थे चीज़ों को। अब ये इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो डेवलप हो गई है, वो पॉसिबल हो गई है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द इंटरनेट इज़ द डायरेक्ट आउटकम। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंटरनेट है वो यूएस का डायरेक्ट आउटकम है। ठीक है, ये यूएस का ही आउटकम है इंटरनेट ऑफ ए यूएस मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट दैट बिगेन इन 1950। 1950 में स्टार्ट हुआ था। इवन टुडे द इंटरनेट रैलीज ऑन ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ए सैटेलाइट मोस्ट ऑफ विच आर ओन्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। आज भी अगर हम देखें तो इंटरनेट जो रैलीज हैं, ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, सैटेलाइट्स का ज़्यादातर जो अंडर कंट्रोल है वो यूएस के अंडर कंट्रोल ही है। जितने भी सैटेलाइट्स हैं इस नेट से जुड़े हुए, जो भी अपन कह सकते हैं वर्ल्ड वेब, जो भी इतना कनेक्टिविटी है, ये सब आउटकम यूएस का ही है। तो वो यूएस चाहता था किसी भी तरीके से, इवन यहाँ पे ही नहीं, मिलिट्री में ही नहीं, इकोनॉमी में ही नहीं, अगर अपन आगे पढ़ेंगे ना सॉफ्ट इश्यूज, सॉफ्ट पावर को लेके, तो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल भी वो डोमिनेंस है यूएस का, पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस है। और कल्चरली तो ऐसा डोमिनेंस है कि मतलब फोर्सफुली किसी को भी कल्चर वो फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए उससे कि लोग उसको खुद को फॉलो कर रहे हैं। अब इंडिया में देखो कितने वेस्टर्नाइजेशन, कितने वेस्टर्न, मतलब हम सोच, हमारे कपड़े, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी लाइफस्टाइल सब वेस्टर्नाइजेशन बेस्ड हो गई है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एज वी नो द यूएस इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम सबको पता है कि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में यूएस प्रेजेंट है किसी ना किसी रूप में। ये मैंने शायद कल पढ़ाया था। इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी में देखें या किसी में भी देखें, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो 21% जो रिमेन्स है वो यूएस शेयर करता है, यूएस का शेयर है। द यूएस ऑल्सो काउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 14% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूएस जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 14% तो यूएस के उसमें है, बाकी सारी कंट्रीज आ जाती हैं उसमें। पाई चार्ट से समझाया हुआ है आगे। इफ इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड is included in world trade data,
अगर हम ये बोली 14% वर्ल्ड ट्रेड कैसे है, अगर हम इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड को इंक्लूड करें वर्ल्ड ट्रेड डाटा में तो 14% यूएस के खाते में है. देयर इज़ नॉट ए सिंगल सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन विच एन अमेरिकन फर्म डज नॉट फीचर इन द टॉप 3 लिस्ट. ऐसी कोई भी फर्म नहीं है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है किसी भी एरिया में जहाँ पे यूएस 3 लिस्ट में ना हो. यूएस हमेशा टॉप 3 लिस्ट में रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे हमेशा रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द इकोनॉमिक preponderance of the US is inseparable from its structural power. Structural power basically क्या होती है, economic power कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा. तो ये रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक प्रीपोंडरेंस है, सुपीरियरिटी है जो जिसमें वो बहुत सुपीरियर फील करता है, यूएस स्ट्रक्चरल पावर से इनसेपरेबल है. मतलब इससे भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. यहाँ पे भी उसका हेजिमोन है, यहाँ पे भी उसका डोमिनेंस है. विच इज़ द पावर टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर वे. इसने ही क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप दिया है एक पर्टिकुलर वे में, यूएस ने अपने तरीके से, अपने एफर्ट्स से. आफ्टर ऑल द ब्रेटन वुड्स सिस्टम सेटअप बाय द यूएस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसके बाद जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है सेटअप हुआ था यूएस के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्टिल कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूट है वुडन सिस्टम. वुड सिस्टम क्या था, वुड सिस्टम ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 2 कैंप्स में डिवाइड हो गए थे. एक कैंप था जिसकी आइडियोलॉजी और जिसके अपने उस पर वो सुपर पावर कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ और उसने धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली अपना हेजिमन स्टेब्लिश करने की कोशिश की. दैट इज़ द यूएस. Thus we can regard the world World Bank, International Monetary Fund and World Trade Organization as the product of American hegemony. ये जो IMF है ये कोल्ड वॉर एरा के बाद में ये क्रिएट हुआ है और इसमें यूएस का बहुत बड़ा मतलब कॉपरेशन है. मतलब बेसिकली इसी के प्रोडक्ट मान लो. IMF हो गया, WTO हो गया, ये सब किसके प्रोडक्ट है, अमेरिकन हेजिमनी के ही प्रोडक्ट है. और ये कब हुआ, कोल्ड वॉर एरा के बाद. क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द यूएस इज द एकेडमिक डिग्री कॉल्ड द मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA. एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जो स्ट्रक्चरल पावर थी यूएस की, है ना, वो थी एकेडमिक डिग्री, MBA. सबसे पहले MBA स्टार्ट किया था अमेरिका ने. अब ये बताइए कि क्या MBA के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हुए या कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हुए? क्या डिग्री से ही स्किल सीखी है? नहीं, पर उसको तो अपना हेजिमोन एस्टेब्लिश करना था. उसने ऐसी डिग्री इंट्रोड्यूस कर दी कि जिससे कि बिजनेस के वो क्या सिखाएं, मतलब गुर सिखाएं या उनको स्किल दें. पर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ ये हेजिमोन का एक रीज़न है. वो चाहता था. MBA सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हो गया. अब देख लीजिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी जो से लेके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ MBA की डिग्री कितनी वैल्यू रखती है. स्टार्ट किया इसने. इससे पहले क्या इंडस्ट्रीज़ नहीं थी? इससे पहले क्या बिज़नेस नहीं होते थे? इससे पहले क्या लोग में स्किल ही नहीं थी बिज़नेस करने की? लेकिन नहीं, यहाँ पे भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है यूएस हेजिमनी का. MBA इन्होंने स्टार्ट किया अपने ही कंट्री में और ये वर्ल्ड वाइड फैल गया. अब बेसिक डिमांड क्या होती है? MBA की डिग्री. Masters in Business Administration, MBA. The idea that business is a profession that depend upon skill that can be taught in a university is uniquely American. ये आइडिया जो था MBA का वो था बिजनेस प्रोफेशन अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उसमें स्किल होनी ज़रूरी है और स्किल को किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा कि कौन सी स्किल डेवलप करनी है, कैसे आपको एक्सप्लोर करना है. ये कौन सिखाएगा? ये यूनिकली अमेरिकन ने ही ये स्टार्ट किया था. द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, द वॉर्टन स्कूल एट द देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क का या आ सकता है. The first business school in the world,
फर्स्ट बिजनेस स्कूल जो वर्ल्ड में था वो था वॉटन स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ये जो वॉटन स्कूल था यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया में स्टार्ट हुआ था, ये 1881 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, 1 नंबर के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। द फर्स्ट MBA कोर्स वर इनिशिएटेड अराउंड 1900। जो फर्स्ट MBA कोर्स जो इनिशिएटेड हुए थे उसमें 1900 थे। द फर्स्ट MBA कोर्स आउटसाइड ऑफ द US वॉज एस्टेब्लिश ओनली 1950। जो फर्स्ट MBA कोर्स था US के आउटसाइड वो एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। टुडे There is no country in the world in which MBA is not a prestigious academic degree। अब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि MBA प्रेस्टिजियस एकेडमिक डिग्री नहीं हो है। अब ऐसे तो कोई भी कर लेता है, बहुत ऐसा कॉमन सा हो गया, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है। और ये MBA की डिग्री तो बहुत ज़रूरी सी हो गई है। तो अब पूरा वर्ल्ड हो गया, अमेरिका ने स्टार्ट किया, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड वाइड इसको फैला दिया। ये एक US हेजिमन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मतलब बहुत डिप्लोमेटिकली US ने मतलब अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन ही नहीं रखा, एनहेंस भी किया। दिस टेक्स अस बैक टू अवर साउथ अफ्रीका फ्रेंड जाबू। जैसे जाबू था जो स्ट्रक्चरल हेजिमनी, जाबू का आपने देखा होगा कि जाबू के फादर उसको इंसिस्ट करते हैं कि तुम MBA कर लो। पेंटिंग वो चाहता है, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है। ये तीनों स्टोरी रिलेट हो रही हैं, तीनों हेजिमनी से, तीनों डायमेंशन से। ये कहीं ना कहीं आपको मतलब इंडिकेट कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जाबू के फादर क्या चाहते थे कि मतलब हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, अब तुझे स्किल डेवलप करनी है तो तुझे MBA का कोर्स करना पड़ेगा। जबकि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा है, पेंटिंग में अर्न कर सकता है, लेकिन MBA इतनी प्रभावी है उनके दिमाग में कि वो बच्चे को कहते हैं कि बिजनेस अच्छा, और उनका अच्छा नहीं है, और अच्छा एस्टेब्लिश करने के लिए उसको MBA करना ज़रूरी है। ये एक तरह से क्या हो गया, हेजिमोनी तो हो गया, डोमिनेंसी तो हो गया। क्या MBA के बिना कोई बिजनेस स्किल डेवलप नहीं कर सकता? या पहले बिजनेस स्किल अगर थे तो वो क्या सब MBA किए हुए थे? तो ये हेजिमोन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो डायमेंशन है हेजिमनी का वो है सॉफ्ट पावर। ये इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कल्चरल, जो भी है कल्चरल और आइडियोलॉजी बेस्ड। ठीक है, अब ये कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे कर सकते हैं भाई, किसी पे थोप तो सकते नहीं। इस अमेरिका ने क्या किया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें ठंडा पीने की तो अपन क्या कहते हैं, कोको कोला, है ना, कोको कोला पीना है। कोको कोला कोई ठंडे का कोई सिनोनिम है क्या? नहीं। कोको कोला इस तरह से लोग पब्लिक इन्फ्लुएंस है कि कोको कोला के दिमाग से अगर ठंडा पीने की नाम आए तो कोको कोला ही दिमाग में आता है ना आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये कल्चरल और आइडियोलॉजिकल ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया, ज़बरदस्ती नहीं। अब जैसे हम खुद भी देखें, हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है या हमारा खाना खाने का तरीका है, हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है जो कि बेस्ट है। आज इसको फॉरेनर्स भी मानते हैं, पर डोमिनेंस उतना नहीं है जितना US का है। टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, है ना, अब फोक से खाना खाना, या हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि ज़मीन पे खाना खाएं। आज हम किसको फॉलो करते हैं? अगर हम सिविलाइज्ड या हम बहुत मॉडर्न या बहुत वेस्टर्नाइजेशन अगर हम कहते हैं तो अच्छा तेरे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है, तुम लोग नीचे बैठ के खाते हो, आज हमें शर्म आती है। तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? ये अमेरिका से आया। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, UK भी था और भी थे, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं वो US से ही आई हैं। यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे US ने यहाँ पे भी लोगों को डोमिनेंस किया, हेजिमन। आज भी पूरे वर्ल्ड में देखो, बिल्कुल अमेरिकन सभ्यता 20th सेंचुरी की जो अमेरिका है उसके हिसाब से हमें लगता है अमेरिका इज़ अ परफेक्ट हर चीज़ में, हमारे दिमाग में ये बस गया है। तो ये बेसिकली सॉफ्ट पावर उसी से रिलेटेड है।
It would, however, be mistake to see the US hegemony in purely military and economic terms without considering the ideological or the cultural dimension of US hegemony. हम ये सोचते हैं, ये हमारी गलती है कि हम सोचते हैं कि मिलिट्री काफ़ी पावरफुल है, उसकी मिलिट्री पे काफ़ी एक्सपेंडिचर करता है, मिलिट्री में उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, या इकोनॉमिक टर्म में हम बात करें तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे भी यूएस की हेजिमोन है, यूएस का ही डोमिनेंस है। ये थर्ड डायमेंशन है हेजिमनी का पूरे वर्ल्ड में। दिस थर्ड सेंस ऑफ हेजिमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। अब देखो इसको इम्पोर्टेंट है, ये आप देखना, मैन्युफैक्चर कंसेंट का मतलब है किसी को फोर्सफुली मतलब कुछ इम्पोज नहीं करना। कंसेंट मतलब बहुत सच्चाई से स्वीकार करना, मतलब बहुत कंसेंट, उनको राजी कर लेना, उनको एडमिट कर लेना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज़ें। ये कैपेसिटी यूएस में ही है हेजिमनी एस्टेब्लिश करने के लिए, कि वो क्या करता है, कंसेंट मैन्युफैक्चर करता है, सहमति, बिल्कुल खुशी खुशी हैप्पीली लोग इसको स्वीकार करते हैं, इस हेजिमनी को हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं है उसका कि अटैक कर दूंगा, अगर इंडिया ने ये फॉलो नहीं किया तो मैं अटैक कर दूंगा, या पाकिस्तान ने ये फॉलो नहीं किया तो अटैक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो कर रहा है कैसे, कंसेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अलग अलग फील्ड में। Here hegemony implies class ascendancy in the social, political and particularly ideological sphere. यहाँ पे हेजिमनी का मतलब है, हेजिमनी क्या होता है, जिसमें क्लास एसेडेंसी का मतलब है मतलब अपना क्या कहते हैं इसको, रुतबा कायम रखना, प्रभुत्व रखना, है ना, सोशल, पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर में। आपको पता है कि किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था यूएस, क्या बेसिकली क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। सोशलिज्म यूएसएसआर में हुआ था, खुद के अपने कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया, तो आइडियोलॉजी के बेस पे तो वो उसने मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस किया ही। सो हेजिमनी अराइज व्हेन द डोमिनेंट क्लास ऑफ और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लास। मतलब आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, है ना, और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, एक्सप्लॉइटर कौन हो गया, यूएस। मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट वैसे शोषण की बात नहीं कर रही, डोमिनेशन की बात कर रही। डोमिनेंट कौन हो गया, यूएस। डोमिनेंट कौन हो रहा है, डोमिनेटेड कौन हो रहा है, अदर कंट्रीज़, है ना। पर वो क्या कर रहा है, मतलब कंसेंट ला रहा है, सहमति ला रहा है, एक्सेप्टेंस ला रहा है, लोग एडमिट कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि यूएस ऐसा कर रहा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, वो विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, विलिंगली कंसेंट उनका इन्वॉल्व है इसमें। दिख रहा है ये, ठीक है। विन द कंसेंट, उन्होंने क्या किया, डोमिनेटेड जो क्लास है उसकी कंसेंट को विन किया है, उनकी सहमति को, बाय परसुएडिंग द डोमिनेटेड क्लास टू व्यू द वर्ल्ड इन मैनर फेवरेबल टू द एसेंडेंसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास। उनके जो प्रभुत्व को लोग खुद विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, विलिंगली उनको परस्यू कर रहे हैं, विलिंगली उनको फॉलो कर रहे हैं। Adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers. अब जैसे फील्ड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हेजिमनी का जो नोशन है वो सजेस्ट करता है कि जो डोमिनेंट पावर है, अच्छा मैं ऊपर का रह गया, यहीं से था ना, adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power. जो dominant power है यूएस की,
वो केवल मिलिट्री पावर को ही डिप्लॉय नहीं कर रही, बल्कि आइडियोलॉजिकल जो रिसोर्स है उसको भी, जो लेसर पावर कंट्रीज़ हैं, जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है। जो उनकी आइडियोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। जैसे कोको कोला से, ठंडे से नाम आता है हमारा कोको कोला। ब्लू डेनिम, पहले डेनिम वेनिम कहाँ पहनते थे, डेनिम पहनना। और संडे की एक छुट्टी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है संडे। हालांकि पूरे यूके में भी संडे को छुट्टी क्यों रहती है बता सकते हैं? क्योंकि बेसिकली जो क्रिश्चियंस हैं ना, वो संडे को ही चर्च जाते हैं, तो उस दिन छुट्टी रहती है। और हम उसको किसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी संडे हमारे यहाँ भी रहती है छुट्टी। तो कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल है, ये इन्फ्लुएंस है लोगों में, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। अब किसी तरीके से इसने फैलाया, इसकी कोशिश रही है। The behavior of the weaker countries influence in the way that favor the interest of the most powerful country, in the particular its desire to remain preeminent। जो behavior है weaker countries का, just wait। जो वीकर कंट्रीज़ का बिहेवियर है इज़ इन्फ्लुएंस्ड इन वेज, बहुत तरीके से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं इससे, दैट फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। जो ऐसे पावरफुल कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में हो, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको परस्यू कर रहे हैं। वो किसके इंटरेस्ट में? पावरफुल कंट्री के में। इन पर्टिकुलर इट्स डिज़ायर टू रिमेन प्री एमिनेंट। और ये जो पर्टिकुलर डिज़ायर्स है वो प्री एमिनेंट कर रही है वीकर कंट्रीज़ को, लेसर पावर कंट्रीज़ को। कंसेंट इन अदर वर्ड गोज़ हैंड इन हैंड विद एंड इज़ ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोर्शन। कई बार जो कंसेंट है, ये जो कंसेंट है, इसमें कोर्शन नहीं होता, फोर्स नहीं होता। लोग विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग विलिंगली एडमिट कर रहे हैं इसको, है ना। ये हैंड टू हैंड जा रहा है। जो डोमिनेंस है, जो हेजिमोन है, वो उसमें कोई ज़बरदस्ती, अमेरिका ने तो बोला नहीं कि तुम हमें फॉलो करो, उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन लोग बिना फोर्स के ही उसको, इतना इफ़ेक्टिव है उसका जो एफर्ट्स, इतना इफ़ेक्टिव है कि हम उसको परस्यू कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी कोई फोर्स नहीं है। द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएस इन द वर्ल्ड टुडे इज बेस्ड नॉट, यस हाँ टाइम हो गया। टाइम हो गया। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है? चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके।